Yes, class 12th. So last time we completed this paragraph. क्या किया था उसने कि वो जो 30 नोट्स थे उनको लेकर के वो लेदर पाउच से वो चल दिया था. अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं. एक बार फिर से देखिए. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place. जहाँ से लिया था वही लेदर पाउच वहीं पे रख दिया, टांग दिया. And went away. वो घर के अंदर नहीं गया था, विंडो पेन को ब्रेक करके किया था. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अपनी स्मार्टनेस, अपनी चतुराई पर वो बड़ा खुश था, प्लीज था. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. और उसने बिल्कुल ये चीज़ समझी कि अभी भी मैं चोरी करके आया हूँ तो मुझे बिल्कुल एकदम उस रास्ते पे नहीं जो कॉमनली फॉलो किया जाता, माने जो पब्लिक हाईवे वगैरह है, मुझे उस रास्ते को फॉलो नहीं करना चाहिए. मुझे शुरुआत में ही थोड़ा सा एक ऐसे रास्ते को फॉलो करना चाहिए जो ज़्यादा लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इन टू द वुड्स. और सोचा कि मुझे कहाँ जाइए, रोड से मुझे टर्न कर देना चाहिए, अलग हट जाना चाहिए, इन टू द वुड्स, जंगल के रास्ते जाना चाहिए. During the first hours, this caused him no difficulty. शुरुआती के कुछ जो घंटे जो उसने वॉक किया, उसमें चल रहा था फॉरेस्ट में, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुई. Later in the day it became worse. अब सुबह से लेकर के और दोपहर हो जाए और फिर भी उसे जंगल वो क्रॉस ना कर पाए तो थोड़ा सा कंडीशन बद से बदतर हो जाती है. For it was a big and confusing forest which he had gotten into. तो कंडीशन क्यों वर्स हुई? क्योंकि ये जो है अब उसको समझ में आने लगा था कि ये फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी बड़ा है और कंफ्यूजिंग है. ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. अब उसने क्या किया कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलने का प्रण किया. बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. लेकिन रास्ते जो हैं एक दूसरे से इंटरवेंड इतने ज़्यादा थे कि घूम फिर के वहीं आ जाते थे. बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे सब ऐसे एकदम मिले हुए थे. ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. रियलाइज किया कि अब तो मैं उसी एक क्षेत्र में, एक रीजन में, फॉरेस्ट का एक पार्ट है, एक कॉर्नर समझ ली कहीं से भी, वहीं उतनी क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. और एकदम से उसके दिमाग में उसको याद आया अपने थॉट्स को लेकर के कि इस दुनिया को वो क्या रेड ट्रैप समझता था. तो ये सारे जो आइडियाज़ वो हमेशा अपने आप को अम्यूज़ करता था, वो आइडियाज़ उसके आए. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. और वो सोचता था कि देखो ये सारे के सारे लोग जो हैं किसी न किसी बेट के माध्यम से अपने आप को फंसा रहे हैं. तो अब उसका भी टर्न आ गया था. और बेट क्या थी उसमें? 30 kronor. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. ठीक है. The whole forest with its trunks and branches, its thickets, झाड़ी वगैरह जो होती हैं, bushes, and fallen logs, जो भी logs लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं वो गिरे हुए थे, वो closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. Impenetrable prison, एक ऐसा प्रिजन जिसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता, जिसको क्रॉस नहीं किया, जिससे निकला नहीं जा सकता. From which he could never escape, जहाँ से वो बच नहीं सकता था, निकल नहीं सकता था. उसको इस बात का अंदेशा बहुत अच्छी तरीके से हो चुका था. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. जैसे हमारे यहाँ दिसंबर का महीना तो सर्दी का टाइम, सर्दियों में तो दिन छोटे होते ही हैं, तो डार्कनेस जो है काफ़ी आना, डिसेंड करना माने कमिंग डाउन. फॉरेस्ट पर अब अंधेरा छाने लगा था. दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर. उसकी निराशा, उसके सामने जो अंधकार दिखाई दे रहा था, बिल्कुल डार्कनेस दिखाई दे रही थी कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अब अंधेरा भी हो रहा है और मुझे इस फॉरेस्ट का कोई अब एंड नज़र नहीं आता. फाइनली ही सॉ नो वे आउट
एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, जमीन पर वो एकदम गिर गया, लेट गया। अब कोई उसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। टायर्ड टू डेथ, इतना थक गया था कि उसे लगा कि नाउ माई एंड इज़ वेरी नियर, आई विल डाई, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। और उसको बिल्कुल लगा कि अब तो मेरा लास्ट मोमेंट आ चुका है। बट जस्ट एज ही laid his head on the ground, he heard a sound, a hard regular thumping, जैसे कोई किसी चीज़ को बीट कर रहा होता है, हैमरिंग कर रहा है कोई, उस तरीके की आवाज़ कुछ उसे सुनाई दी। जब उसका सिर जो है ग्राउंड पर लगा, वो लेट गया एकदम बिल्कुल टायर्ड होकर। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज। जैसे उसको आवाज़ आने लगी तो उसको समझ में आ गया कि ये क्या है। ये हैमर स्ट्रोक्स हैं। ही रेज्ड हिमसेल्फ, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। आयरन मिल से हैमर, जो आयरन को बीट किया जा रहा था, उसके हैं। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। उसको एकदम से, जो इतना नाराज था, एकदम से वो होपफुल हो गया कि यहाँ आसपास कहीं आयरन मिल है और वहाँ पे लोग हैं, क्योंकि ये हैमरिंग का जो आवाज़ आ रही है ये सब उन्हीं के द्वारा हो रही है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। स्टैगर करना, लड़खड़ा के चलना। आप बिकॉज यू आर वेरी टायर्ड, अनएबल टू वॉक प्रॉपरली नाउ, पूरा दिन चले चले आप थक गए थे। लेकिन अब जब उसको एकदम से एक रे ऑफ होप दिखाई दी तो उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ अपनी समन की और ही स्टार्टेड वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम विच दैट साउंड ऑफ हैमर्स कमिंग। द रामाजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट। देखिए, जब ये ऑथर ने लिखा तब तो ये बंद हो गया था रामाजो आयरन वर्क, लेकिन उस समय की बात है, बहुत समय की बात नहीं है ये, पहले के जब बंद हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा लार्ज प्लांट होता था, आयरन ओर वगैरह को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके, मतलब उसको पॉलिशिंग वगैरह और ये सब चीज़ें जो भी है पक्का करके उनको नए नए डिफरेंट शेप्स दे करके और मार्केट में उसको लॉन्च किया जाता था, बाहर दिया जाता था। विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। स्मेल्ट करना, आयरन ओर वगैरह जो मटेरियल होता है स्टील वगैरह को इसमें पिघलाना जिसे कहते हैं। रोलिंग मिल में भी होता है कि अलग अलग शेप्स को जो है अलग अलग शेप्स बनाना, उसमें एक मशीन होती है, रोलिंग मिल मशीन होती है, वो सब चीज़ें। एंड फॉर्ज, जिसमें फर्नेस वगैरह होती है, वो सब चीज़ें। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउस। बार्जेस एंड स्काउस ये एक तरह से बोट ही होती हैं ना, बोट होती हैं। बार्जेस भी, स्काउस भी, जो शिप वगैरह से, शिप हार्बर से सामान लादा उन पर और फिर वो पानी के थ्रू वाटर वेज एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते हैं। स्लिट डाउन द कैनल विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक। एक कैनल से जाती थी वो बहती हुई, और वो कहाँ पे लीड करती थी कैनल? एक इनलैंड लेक थी, वाटर मतलब बहुत बड़ी एक लेक जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। बड़े बड़े तारकोल क्रेट्स जो होते थे, उन तारकोल क्रेट्स से कोल की डस्ट गिरती थी, निकलती थी, तो सारा का सारा रोड जो है वो काला हो जाया करता था। बहुत बड़ा लार्ज प्लांट था। ये दिखाने के लिए ये बताया है कि कितना बड़ा था, कि उसमें जो है आयरन का मटेरियल वगैरह बार्जेस एंड स्काउस कैरी करते थे, है ना, इनलैंड लेक के माध्यम से। विंटर टाइम में जो है रोड पूरा का पूरा काला हो जाया करता था। तारकोल क्रेट से, बड़े बड़े जो बॉक्सेस होते हैं उसमें से जो कोयला निकल रहा है, लकड़ी का जो कोयला वगैरह होता था, वो उसका डस्ट निकलता था उससे। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. पिग आयरन को पकाने के लिए, जिससे कि उसको गर्म करके, एनविल होता है एक जगह जब प्लेटफॉर्म जिसको बीट करके आयरन को नए डिफरेंट शेप या शीट्स में बनाया जाता है, तो उसको बीट की जाती है, हैमरिंग की जाती है, तो वही एनविल की बात कर रहा है। तो मास्टर स्मिथ
जो ब्लैक स्मिथ था वो और उसका एक अप्रेंटिस, एक हेल्पर, दोनों वहाँ पे डार्क फॉज में फर्नेस के पास में बैठे हुए थे और पिग आयरन को पका रहे थे, उसको गर्म कर रहे थे, जिससे कि उसको फिर निकाल करके एनविल पे रखा जाए। ये पैराग्राफ पूरा हो नहीं पाएगा, दैट इज़ वाई आई एंड अप to this anvil. Tomorrow we will continue from here. Thank you very much.